वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज लेक्चर तीसरा है और इस पहले लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था, चीज़ें थोड़ी क्लियर कर देते हैं कि पढ़ क्या क्या दिया है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सदिश और अदिश राशियाँ, है ना। और सदिश अदिश राशि के विषय में एक बात हमने बहुत अच्छे से क्लियर की है, ध्यान दें इधर। अदिश राशियाँ और सदिश 2 प्रकार की राशियां क्लियर की। अदिश राशि में हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे, अदिश राशियों में कुछ ऐसे उदाहरण रखे जो आपको सदिश लगते हैं, ठीक है। जैसे कि धारा में दिशा कहते हैं, दिशा होती है, हाँ धारा में दिशा होती है। सदिश कौन होता है? सदिश बताओ, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। हमने ये बात बता भी चुके हैं कि धारा में दिशा होती है, लेकिन धारा सदिश के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। अब ये मांगे कराएंगे, इसलिए धारा कैसी राशि है? अदिश। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य है ना, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन, बल भी कैसी राशि? सदिश। विस्थापन भी कैसी राशि? सदिश। कार्य क्या होना चाहिए? सदिश। लेकिन कार्य क्या है? सदिश और अदिश दोनों है ना। कल ये बात क्लियर की थी, कल के लेक्चर में ये बात क्लियर की। कार्य क्या होता है? सदिश और अदिश दोनों होता है। कारण क्या है? कार्य जो होता है, पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए अदिश राशि। जितने डॉट प्रोडक्ट होंगे, गुणा करने के 2 तरीके होते हैं। कोई ऐसे गुणा कर देता है, जैसे आप लिखते हो x गुणे y, ये दिखा रहा है कि ये अदिश है, और ये मांगे कराएंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है x गुणे y, ये सदिश है। अदिश के साथ cos थीटा होता है, सदिश के साथ sin थीटा होता है। तो अंतर है गुणा करने, इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा है, ठीक है। तो कार्य को क्या कल बता दिया था हमने, कार्य दोनों प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश और अदिश दोनों, ठीक है ना। और त्रिभुज के नियम के हमने बताया भी था। आज कार्य क्या होता है कि त्रिभुज के सदिश नियम का पालन नहीं करता है ना। कल ये बात हमने बताई है। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें और क्या पढ़ा था, है ना। सदिश अदिश राशियां पढ़ लिए थे, सदिशों के प्रकार पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था ध्रुवीय सदिश, दूसरा पढ़ा था अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश का निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा, ध्रुवीय सदिश का निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा, जबकि अक्षीय सदिश क्या बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। किसी अक्ष के परिता घूम रहा है तो उसकी अक्ष की दिशा क्या होगी, है ना। तो ये सब चीजें कैसे बताया? स्लैपिंग रूल वाला, है ना, कि जिस क्षेत्र से जिधर जाना है उधर थप्पड़ मारो, अंगूठा जो दिखाएगा वो उस दिशा को दिखाएगा, है ना। ये सिंपल सा उदाहरण क्या लिया था? फाटक, गेट को बंद करिए, ठीक है। अगर गेट ऐसे बंद कर रहे हैं, समझिए गेट को ऐसे बंद कर रहे हैं, है ना, चाहे जैसे खड़े हो जाएं आप अपने हिसाब से समझें। गेट जिधर भी हो ऐसे बंद अगर गेट हो रहा है, कब्जा इस साइड होगा, अंगूठे की तरफ कब्जा होगा। अगर गेट ऐसे बंद हो रहा है तो अक्ष की दिशा ऊपर की ओर, और गेट अगर ऐसे बंद हो रहा है तो अक्ष की दिशा नीचे की ओर। चाहे खोलो चाहे बंद करो, वो आपके ऊपर है किस तरीके से गेट लगा है। तो दिशा निकालने के लिए हमने बताया भी था, एक तो आप दाएं हाथ के स्क्रू का नियम लगा सकते हैं, दाएं हाथ के पेंच का नियम, या स्लैपिंग रूल। स्लैपिंग रूल किताबों में वर्णित नहीं है ना। जो जानकार लोग हैं, या है ना, जो जिन्होंने अध्ययन किया है, तो हमने भी कहीं से सीखा, है ना। जिन्होंने अध्ययन किया उन्होंने सोचा कि ये स्लैपिंग रूल सभी पे लग जाता, फिर आपको दाएं हाथ बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, इनकी जरूरत नहीं रह जाती है। एक ही से आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिशा निकालनी है ना। अगर अध्यापक बनना है तो सीखना पड़ता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, है ना। स्क्रू दाएं हाथ की स्क्रू का नियम लगाएंगे, लेकिन आप एक ही नियम सीखे, स्लैपिंग वाला। उंगली उस क्षेत्र को दिखाएंगी और ये उस दिशा को दिखाएगा, अंगूठा। चलिए, इसका हमने पढ़ी ज्यादा समान सदिश। समान क्या होते हैं? जिनके दिशा और परिमाण दोनों समान। विपरीत क्या होते हैं? कि जिनकी दिशा विपरीत हो लेकिन परिमाण समान हो, है ना। समांतर सदिश में क्या बताया था? जिनकी दिशा समान हो, परिमाण समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसका मतलब सभी समांतर सदिश समान सदिश होंगे, है ना।
है ना। जितने भी क्या है समान सदिश हैं वो सभी समांतर सदिश होंगे, लेकिन सभी समांतर सदिश समान नहीं हो सकते। उसी तरह से विपरीत प्रति समांतर सदिश में बताया, प्रति समांतर में क्या होता है, दिशाएं विपरीत होंगी, दिशाएं विपरीत होंगी, लेकिन परिमाण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो ये चीज कल क्लियर की थी। और तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकल के हम लोगों के पास आ चुके थे कि जो समान सदिश है वो समांतर तो होगा ही होगा, लेकिन सभी समांतर सदिश समान नहीं होंगे। ये भी निकल के आया था जितने भी वो क्या है विपरीत सदिश हैं वो सभी प्रति समांतर सदिश होंगे, लेकिन सभी प्रति समांतर सदिश विपरीत नहीं हो सकते, है ना। कल का वीडियो देखें, क्लियर हो जाएगा। फिर पढ़ा था संरेख सदिश, तो जितने सदिश हैं वो एक रेखा के अनुदिश होने चाहिए, संरेख एक ही रेखा में, है ना। जितने भी सदिश हैं वो सभी एक रेखा के अनुदिश होने चाहिए। कहने का मतलब इनके बीच कोण कितना हो सकता है, 0 से 180, ना तो 0 से कम ना 180 से ज्यादा, इन दोनों के बीच में। फिर था समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर, है ना। ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो या एक तल के समांतर, एक तल ये और एक तल ये, है ना। एक ये और एक ये वाला, तो 3 तल होंगे एक्स वाई, है ना, वाई जेड एक्स। तो इसमें इन तलों में हो या इन तलों, जैसे ये एक तल है, इस तल में ना होके इसके समांतर तल में हो जाए, है ना। तो ये था समतलीय सदिश। इसके बाद पढ़ा था शून्य सदिश। शून्य सदिश में हमने उदाहरण भी पढ़ लिए थे, जिसका टोटल क्या हो रहा है ना, परिमाण वैल्यू क्या रहा है 0, परिमाण वैल्यू क्या रहा है 0। ठीक है, तो इसकी दिशा हम डिफाइन नहीं कर सकते, दिशा डिफाइन नहीं की जा सकती। अगर परिमाण 0 है तो दिशा नहीं बता सकते। भाई कोई 0 है, पॉइंट है, उसकी दिशा किधर होगी बता सकता है कोई? नहीं। तो दिशा अनिश्चित रहेगी, इनडेफिनिट रहेगी। ठीक है, इसमें यह भी सीखा था कि दो विपरीत सदिशों को अगर जोड़ दिया जाए, दो विपरीत सदिशों को अगर जोड़ दिया जाए तो शून्य सदिश प्राप्त होगा। ठीक है, अगर a इधर है तो माइनस ए बताएं इधर होगा, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना मिलेगा 0। हम ये भी कह सकते हैं कि दो समान सदिशों को अगर घटा दिया जाए, भाषा समझे, उसमें क्या लिखा, दो विपरीत सदिशों को जोड़ दिया जाए। हम ये कह रहे हैं दो समान सदिशों को घटा दिया जाए। मान लीजिए a वेक्टर ये समान सदिश तो ये होगा, a वेक्टर ये, इन दोनों को हम कह रहे हैं इस बार घटा दिया जाए, घटा दीजिए तब भी तो 0 मिलेगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि किताबी भाषा सीखी जाए, उसमें क्या लिखा है ना। उदाहरण एक दिया गया था कि दो विपरीत सदिशों को जोड़ने पर, विपरीत है इसलिए जोड़ दिया, अगर समान हो तो घटा दो तब भी तो शून्य सदिश ही प्राप्त होगा। इसके बाद हमने कुछ उदाहरण बताए। वृत्त पर किया गया कार्य, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, है ना। ऊर्ध्वाधर फेंके गए टुकड़े का अंतिम वेग या उच्चतम बिंदु पर वेग। ठीक है, वृत्त पर एक चक्कर कार्य, कोई कण है वो चक्कर लगा रहा है तो उसका कृत कार्य कितना होगा, इस प्रकार की चीजें, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कार्य यहाँ निकाला और कार्य देखिए यहाँ पर क्या कह दिया, सदिश वाले भाग में रख दिया। और जब पहली हेडिंग पढ़ी थी पहले लेक्चर में तब कार्य को कहाँ रख दिया था, अदिश वाले में। तो कार्य दोनों होता है, कार्य डॉट प्रोडक्ट होता है ना। इसके बाद जो पढ़ना है वो क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, है ना। तो एकांक समझते ही हैं कि परिमाण कितना होना चाहिए, 1। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो और दिशा हो, दिशा पर्टिकुलर एक विशेष दिशा होगी ऐसा कहना, लेकिन सिंपल कहने का मतलब क्या है, एक दिशा हो, दिशा एक ही तरफ हो सकती है एक बार में 4 तरफ दिशा नहीं हो सकती, एक बार में एक ही तरफ दिशा होगी। तो एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक हो, दिशा एक विशेष दिशा में हो, तो ऐसा सदिश एकांक सदिश कहलाएगा। मतलब एकांक सदिश में परिमाण क्या, परिमाण वैल्यू एक मात्रक, है ना, एक यूनिट, और दिशा होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। ठीक है, तो एकांक सदिश, इसमें एक नोट करके लिखा गया कि एकांक सदिश का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन है। एकांक सदिश क्या है,
मात्रक विहीन है ना, मात्रक विहीन है। और इसमें अगर मात्रक नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगी। यदि सदिश ए वेक्टर हो, परिमाण ए हो, तब एकांक सदिश। हम आपको सिंपल सी बात बता दें, एकांक सदिश को किससे डिनोट कराते हैं? कैप से। इसे पढ़ा जाता है ए कैप। ए कैप ऐसे लिख लीजिए, इसे क्या पढ़ेंगे? ए कैप, है ना। तो ए कैप वो बात अलग है। यहाँ पर अगर एफ है तो एफ कैप, है ना। जेड होगा तो जेड कैप, आई होगा आई कैप, कुछ भी होगा वो उसकी कैप। कैप से एकांक सदिश को दिखाते हैं। तो आपको हम ये बता दें कि वेक्टर क्या होता है। अच्छा, वेक्टर में बताओ क्या क्या होता है। ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिश। सदिश में क्या क्या होता है? परिमाण और दिशा, यानी कि वेक्टर बराबर परिमाण और दिशा। एफ इंटू एफ का ये जो होता है ये सिर्फ दिशा को दिखाता है। देखिए पढ़ ले, ये सिर्फ दिशा को दिखाएगा। मात्रक तो एक है, परिमाण तो इसका मात्र एक होता है। परिमाण तो इसका मात्र एक होता है। देख ले भाई, एक से किसी में गुणा करने में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब परिमाण से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जो दिशा है वही रहेगी, जो वैल्यू है वही रहेगी। क्या एक से कोई प्रभाव पड़ेगा? एक से मल्टीप्लाई करने का नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो सिर्फ यहाँ पर बात किसके? यूनिट वेक्टर में दिशा की, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है। इस एफ को हम क्या कह सकते हैं? मॉड एफ। इस एफ को क्या कह सकते हैं? मॉड एफ। मॉड का मतलब परिमाण होता है। मॉड का मतलब क्या होता है? सिर्फ परिमाण। और इसका मतलब क्या है? दिशा। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ से अगर हम ये निकालें कंक्लूजन कि एफ कैप बराबर एफ वेक्टर अपान मॉड एफ, तो क्या गलत है? सही आ गई ना बात। एफ कैप बराबर एफ वेक्टर अपान मॉड एफ। नई बात क्लियर हो रही? हाँ, इसकी वैल्यू निकाली तो इससे भाग दे दिया। तो यही क्या है? एकांक सदिश की वैल्यू होती है ना। एकांक सदिश क्या होता है? सिर्फ दिशा को दिखाता है, सिर्फ दिशा को दिखाता है। एफ वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों हैं। नीचे परिमाण है, परिमाण से परिमाण कैंसिल हो जाएगा भाई। इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं। इधर परिमाण है, परिमाण से परिमाण कैंसिल हो जाएगा तो दिशा बचेगी। तो एकांक सदिश दिशा को दिखाता है और दिशा हमारे पास आ जाएगी। यही हमने करके दिखा भी है। यदि सदिश ए वेक्टर हो, परिमाण ए हो, तब एकांक सदिश ए कैप होगा। और ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर अपान मॉड ए। लिखा है ना? तो क्लियर। इसके बाद क्या है? लंब कोणीय सदिश। लंब कोणीय सदिश इसमें कुछ है नहीं, है ना। ऐसे हम समझा भी देते तब भी हो जाता, लेकिन पढ़ ले। लंब कोणीय सदिश, है ना। तो इसमें कुछ खास होता नहीं है क्या? देख समझ लें। ये क्या है? एक्सिस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स के साथ ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि आई कैप ही दिखा है ना। जिन लोगों ने इसकी खोज की, है ना, जिन लोगों ने इसका आविष्कार किया, मतलब चीजें बनाई है, चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, उन्होंने इसको आई नाम दिया, इसको जे नाम दिया और इसको के नाम दिया। क्लियर? ये आई कैप, ये जे कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की क्या है? दिशा। तो आई कैप से दिखा दो। अगर कहीं आई कैप लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए वो जेड एक्स को, सॉरी एक्स अक्ष को दिखा रहा है। कहीं आई कैप लिखा मिल जाए, कैप का मतलब दिशा, तो ये एक्स अक्ष को दिखा रहा है। जे कैप लिखा मिल जाए तो वाई अक्ष को, के कैप लिखा मिल जाए तो जेड अक्ष को। क्लियर? तो यही चीज देखिए लिखी गई है कि यदि लंब कोणीय सदिश, लंब कोणीय अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष हों, तब इनके धनात्मक एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप होंगे। ठीक है। तो इसका अभी सिर्फ प्रयोग होगा, अब हम बता देंगे किस आधार पे। ये चीज तो जानते होंगे कि इन सबके बीच कोण कितना? ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, जानते हैं ना, क्योंकि ये अच्छा ऐसे है, ये वाली कैसे ऐसे, तो सब 90-90 होंगे।
इसके बाद क्या है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। इसे ये थोड़ा सा है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो है क्या कि मूल बिंदु से, स्थिति मतलब क्या समझ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वस्तु की स्थिति, ठीक है ना। हमारे से समझ लें, हम अच्छे अगर उदाहरण से समझाने की कोशिश करें कि ये मूल बिंदु है, ये कोई वस्तु रखी है, क्लियर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया वेक्टर स्थिति सदिश कहलाएगा। कहां से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से हमने खींचा ऐसे, क्लियर, तो यही क्या है, स्थिति सदिश। ये क्या है, स्थिति सदिश। बात समझ में आ रही, यानी कि मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक अगर हम कोई वेक्टर खींचे तो वो स्थिति सदिश कहलाएगा। मान लीजिए वस्तु कहीं भी रखी है, समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है, ये कोई वस्तु है ना, तो इसकी स्थिति क्या है, कोई ना कोई तो स्थिति होगी, समझने की कोशिश करें। जैसे हमने यहाँ पर ये मार्कर रख दिया, तो ये कहाँ रखा है, इसकी पर्टिकुलर कोई ना कोई तो स्थिति होगी। अगर पृथ्वी का केंद्र हमको पता हो, पृथ्वी का केंद्र पता हो, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। हम मूल बिंदु किसे मान रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ये वस्तु अगर ये मार्कर हमने कहीं रख दिया, ऐसे छोड़ दिया, कहीं भी रखा है, ठीक है, तो इसकी स्थिति कुछ ना कुछ तो होगी। इसीलिए स्थिति वेक्टर की जरूरत पड़ी ना, कि मूल बिंदु से कितनी दूर है। तो मूल बिंदु कोई भी पर्टिकुलर एक होगा, अगर हम इसे मूल बिंदु माने ओ को, ठीक है, तो ओ से इस ऑब्जेक्ट तक खींचा गया वेक्टर स्थिति सदिश कहलाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद जो है वो है विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। शायद हमारे ख्याल से बस इसके बाद प्रोग्राम अच्छा वाला शुरू हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे पढ़ते हैं, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से, डिस्प्लेसमेंट में हम एक चीज बता चुके, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन सदिश है, तो बात सिर्फ सदिशों पर होगी। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश वस्तु का विस्थापन सदिश कहलाता है। क्लियर, यानी कि अगर यहाँ पर भी स्थिति सदिश की जैसी ही बात होगी, है ना, यहाँ पर स्थिति सदिश जैसी ही बात होगी। देखिए बात लगभग वही लिखिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, यहाँ पर मूल बिंदु नहीं ले सकते, क्या लेंगे, प्रारंभिक स्थिति। ये क्या है, पिछले वाले में क्या था, ये मूल बिंदु, अरे वाह, स्थिति सदिश में मूल बिंदु, जबकि विस्थापन में एक प्रारंभिक बिंदु एक अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु अगर O है, अंतिम बिंदु P है, क्लियर है ना, तो इनके बीच खींचा गया सदिश विस्थापन सदिश होगा। सिर्फ किसका अंतर पड़ेगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जबकि स्थिति सदिश में एक मूल बिंदु होगा और एक वस्तु की स्थिति होगी। बात तो क्लियर हो रही है ना। लगभग चीजें एक ही जैसी हैं, सिर्फ नाम में अंतर है कि वहां पर स्थिति सदिश में हमको ये पता नहीं होगा कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी। हमको केवल इतना पता होगा कि हम मूल बिंदु किसी ना किसी बिंदु को पर्टिकुलर मान ले। जैसे एक ये A है, एक B है, इन दोनों की दूरियां हमको लिखनी है, तो हम पर्टिकुलर O को एक मूल बिंदु मान लिया। अब हम दोनों की स्थितियां आराम से इसकी अपेक्षा इसकी दूरी में लिख सकते हैं। समझ में बात आ रही। तो ये स्थिति सदिश की वजह से संभव है। लेकिन अगर हमको प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पता है तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी, है ना, तो न्यूनतम दूरी को अगर हम
वेक्टर से दिखाएं तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश। क्लियर। अब विस्थापन सदिश में दो प्रकार की चीजें हैं। एक जैसे हमने लिखा है, एक ये बिंदु P है, एक P डैश है, एक बिंदु P है और P डैश है। तो इनका विस्थापन पूछा गया है, इनका विस्थापन पूछा गया है। तो विस्थापन कितना हो, P से P डैश का विस्थापन पूछा गया। बात समझिए। तो हम विस्थापन निकालने के लिए क्या करें कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। हाँ, हमने इसे मान लिया ये O है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। ये बात क्लियर हो गई। ये प्रारंभिक, ये अंतिम, और हमको क्या निकालना है, विस्थापन। विस्थापन कहाँ निकलता है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच। ये O है, O मतलब मूल बिंदु। ये अगर R वेक्टर है तो ये क्या हमने कह दिया, R डैश वेक्टर। क्लियर। तो हमको इसके बीच क्या दिखाना है, विस्थापन। तो विस्थापन तो जानते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन है। ठीक है। मान लें कि इसका पथ कुछ ऐसा था, रास्ता कुछ ऐसी थी, ये चीज हम लिख चुके हैं। दूरी, ये क्या है, दूरी कहो चाहे इसे पथ कहो, एक ही मतलब होता है। तो दूरी चाहे जैसी हो, लेकिन विस्थापन सिर्फ ऐसा होगा। तो हमने मान लिया कि पथ ऐसा था, P से P डैश के बीच पथ ऐसा है, इस टाइप से, कर्व टाइप में। तो दूरी ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होगी, विस्थापन कम होता है। तो विस्थापन सीधी रेखा में होगा। P और P डैश के बीच विस्थापन क्या है, इतना। लेकिन विस्थापन लिखने के लिए हमको P और P डैश के बीच की दूरी नहीं पता, तो विस्थापन कैसे लिख पाओगे। P और P डैश के बीच में जब यहाँ से यहाँ की न्यूनतम दूरी पता होगी तभी तो विस्थापन लिख पाओगे। तो हम विस्थापन नहीं लिख पाएंगे। तो हमने इसके लिए क्या किया, स्थिति वेक्टर का प्रयोग किया। एक O मूल बिंदु माना, O से इस P की स्थिति लिख ली R वेक्टर से। भाई स्थिति वेक्टर की यही तो जरूरत है। अगर हमको वस्तु ना पता हो, ये वस्तु कहाँ रखी है और ये कहाँ रखी है, तो कोई एक मूल बिंदु मानो और उस मूल बिंदु से दूरी दिखा दो। बात समझ में आ रही। तो ये O मूल बिंदु है, O से इस P की दूरी हमने P का वेक्टर दिखा दिया R वेक्टर, O से लेकर P डैश का वेक्टर दिखा दिया R डैश वेक्टर, R डैश वेक्टर। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, R पता है, R डैश पता है, तो ये पता नहीं चल जाएगा, है ना। अब वो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पढ़ें पहले थोड़ा। समय t पर स्थिति सदिश, समय t पर स्थिति सदिश क्या है, R वेक्टर। समय t डैश पर स्थिति वेक्टर क्या है, R डैश वेक्टर। ठीक है। वस्तु पहले यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ से वस्तु यहाँ गई, तभी तो हम विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो t समय पर स्थिति है R वेक्टर, t डैश समय पर स्थिति है R डैश वेक्टर। तो हमको विस्थापन पूछा गया। तो समय t डैश माइनस t पर स्थिति सदिश, है ना, पर सदिश विस्थापन सदिश होगा। मतलब कहने का मतलब t डैश माइनस, यहाँ से इसका जो समय है वो t है, यहाँ से यहाँ का जो समय है वो है t डैश, यहाँ से यहाँ का है। लेकिन वस्तु यहाँ से यहाँ गई, मान लीजिए यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगे। ठीक है। यहाँ तक आने में, ऐसे समझे उदाहरण से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा जो चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड लगे, कितने, 5। यहाँ से यहाँ तक में समय है 7 सेकंड। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा होगा, 2 सेकंड। समझिए, यहाँ से यहाँ का 5 सेकंड से दिखाया गया, यहाँ से यहाँ का 7 सेकंड से दिखाया गया। वस्तु तो वही है, स्थिति बदल गई। वस्तु तो एक यहाँ थी, वो उठ के यहाँ चली गई। यहाँ आने में 5 सेकंड लगे और यहाँ तक जाने में 7 सेकंड लगे। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, 2 सेकंड। कितना, 2 सेकंड। बात समझ में आ रही कुछ। तो हम यही तो कह सकते हैं 7 माइनस 5। अगर हम 7 को t डैश से दिखाएं, 7 को t डैश से दिखाएं, 5 को t से दिखाएं, तो हम यही तो कहेंगे t डैश माइनस t। अब बात क्लियर हुई, है ना। तो यही चीज लिखी गई है, समय t डैश माइनस t पर सदिश
विस्थापन सदिश होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हम आपको लिखना सिखा देंगे। किस आधार पे, देखिए, है ना, अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन अभी आगे इसका प्रयोग होगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हम एक बार ऐसे बता दे रहे हैं कि विस्थापन होगा कितना, विस्थापन की वैल्यू क्या होगी। करते क्या है कि हम इसे मान लेंगे ये एक्स वेक्टर है। क्लियर, देखिए, पहले मूल बिंदु से जोड़ना शुरू कीजिए। पहले वाले वेक्टर का पूंछ यहाँ रखिए, ये चीज हम बता चुके हैं ना। पूंछ यहाँ रखिए, शीर्ष यहाँ रखिए। पहला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, पहला। दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर का, पहले वेक्टर का जो शीर्ष है वहां से दूसरे वेक्टर की पूंछ शुरू कीजिए। हो गया, तो दूसरा वेक्टर ये है, दूसरे वेक्टर की पूंछ ये, शीर्ष ये। ठीक है, हो गया। अब जो तीसरा वेक्टर है उसे पहले वेक्टर की पूंछ से और दूसरे वेक्टर की शीर्ष से जोड़ दीजिए। तब क्या होगा, पहला, बात समझिए, ऐसे जोड़ना पड़ेगा आपको। पहला वेक्टर लेंगे, दूसरा वेक्टर ऐसे शुरू करेंगे, पहले का शीर्ष दूसरे की पूंछ, फिर इन दोनों को अगर जोड़ना है तो यहां से जोड़िए पहले की, है ना। बात कुछ समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहे हैं। पहले का शीर्ष दूसरे की पूंछ से जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर एक वेक्टर ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, पहले की पूंछ से पूंछ को, अंतिम के शीर्ष से शीर्ष को, ऐसे समझे। पहले की पूंछ से पूंछ को जब जोड़ना होगा, योग जब करना होगा, क्या करना होगा, योग। पहले की पूंछ से पूंछ को, अंतिम के शीर्ष से शीर्ष को, चाहे जितने वेक्टर जोड़ो अंतिम होना चाहिए। अंतिम के, पहले के पूंछ से पूंछ को, अंतिम के शीर्ष से शीर्ष को, योग वेक्टर जोड़ने के लिए। तो पहला प्लस दूसरा प्लस बराबर तीसरा। क्लियर है ना। वेक्टर के केस में ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब आर वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर। तो एक्स वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो ये क्या है, विस्थापन सदिश। टी डैश माइनस टी समय पर विस्थापन सदिश कितना होगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, ये चीज लिखी ही नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं कि विस्थापन सदिश का मान कितना होगा, आर डैश माइनस आर वेक्टर। क्लियर है। क्या है अगला, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को जोड़ना। हमको लगता है बैटरी मोबाइल की डाउन है, अभी बंद करना पड़ेगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके दो तरीके हैं। पहला होता है ज्यामितीय, ज्यामितीय, इसी को कहते हैं ग्राफीय। दूसरा होता है विश्लेषण, शायद विश्लेषणात्मक करके लिखा होगा, हाँ विश्लेषणात्मक। ठीक है, ज्यामितीय में अगर हम पढ़ें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्यामितीय को, ज्यामितीय कहो चाहे ग्राफीय कहो। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे ज्यामितीय, है ना, या फिर ग्राफीय, है ना, विधि। ज्यामितीय क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स जिसे कहते हैं वही ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल। क्लियर। तो इसमें पहला जो है हमारे पास वो है त्रिभुज विधि। इसी विधि की हम पहले क्लास से चर्चा कर रहे हैं, त्रिभुज विधि, जो अभी अभी बिल्कुल हमने दर्शाई। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पढ़ लें कि हम ऐसे बता दे रहे हैं। अगर हमको दो सदिशों, अब हम पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज सदिश, त्रिभुज विधि।
ठीक है, सदिशों को जोड़ने में क्या पढ़ना है, त्रिभुज विधि। तो त्रिभुज विधि हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक होता है ग्राफीय विधि, एक होता है विश्लेषणात्मक विधि। पहले हम पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि का पहला भाग है त्रिभुज विधि। तो त्रिभुज विधि क्या होती है कि हमको दो सदिश जोड़ने हैं त्रिभुज विधि में समझिए, त्रिभुज विधि में केवल दो सदिशों को जोड़ा जा सकता है। कितने सदिशों को, दो सदिशों को। त्रिभुज में तीन है ना, त्रिभुज तीन, क्योंकि दो सदिश हो जाएंगे, एक परिणामी हो जाएगा। तो जोड़ना किस आधार पे होता है, पहले सदिश का पहला एक सदिश खींच लीजिए, पहला सदिश खींच लिया, पहले सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश का पूंछ जोड़िए, पहले सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश का पूंछ जोड़िए, हो गया। अब परिणामी निकालने के लिए, योग निकालने के लिए पहले सदिश के पूंछ से अंतिम सदिश या दूसरे सदिश के शीर्ष को जोड़िए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहले सदिश के शीर्ष से दूसरा सदिश की पूंछ जोड़िए। योग निकालने के लिए तीन जोड़ना, तीन करना है ना, तो हो गया त्रिभुज, क्योंकि दो ही जोड़ सकते हो, एक परिणामी हो जाएगा। तो ये योग है, ठीक है। ये क्या होगा, योग होगा। अगर हम इसे कहें ए वेक्टर, इसे कहें बी वेक्टर और इसे कहें हम आर वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे करके दिखाए हैं कि एक सदिश ऐसा है, ये ऐसे दिए गए हैं अलग अलग, देखिए, और उसी आधार पे हमने सीधा जोड़ दिया, जैसे वेक्टर लिखे हैं वैसे ही जोड़ दिए। तो उसका परिणामी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर आर वेक्टर। क्लियर है ना। एक और करके दिखा गया है कि ऐसे ही यहाँ पर देखिए, जैसे एक जो उदाहरण दिया गया हम उस आधार पे बना दे रहे हैं। इसे बी वेक्टर कहा गया, इसे ए वेक्टर और एक ये कहा गया है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये मूल बिंदु है, दोनों की पूंछ जहां होगी वो मूल बिंदु होगा, समझिए, और दोनों के शीर्ष जहां होंगे वो अंतिम बिंदु होगा। बात क्लियर हुई। तो यहां से शुरू करेंगे, पहले कौन सा मिला, बी। पहले के शीर्ष से दूसरे की पूंछ शुरू होनी चाहिए, तो सही जोड़ रहे हैं। पहले के शीर्ष से दूसरी की पूंछ, यानी कि हम कह सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर, या इसे आर डैश कहा गया है, तो आर डैश वेक्टर। क्लियर। यहां पर लिखा है सदिश योग त्रिभुज के नियम का पालन करता है, ठीक है। जो अगर सदिश योग, अगर किसी चीज में सदिश योग हो रहा है तो त्रिभुज नियम का पालन करेगा। जैसे कि धारा क्या थी, त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए धारा क्या है, अदिश राशि। अगर कोई भी हमारी राशि इस नियम का पालन नहीं करती है, त्रिभुज नियम का, तो वो सदिश कतई नहीं होगी, तो वो अदिश राशियां होंगी। जैसे कि धारा होनी सदिश चाहिए, दिशा है लेकिन हो जाती है अदिश। यहां से तार लाओ और ऐसे तार ले जाओ, यहां बल्ब लगाओ और एक तार यहां से लाओ, बताओ किससे तेज जलेगा, इस वाले से तेज जलेगा। तार की दूरी लंबाई कम है, प्रतिरोध कम हो गया, यहाँ तेज जलेगा। पर भाई वैल्यू क्यों बदल गई, अगर योग का 2 + 4 = 5 हो जाएगा, नहीं, वैल्यू क्यों बदल गई, ये b + a रहना चाहिए था, वैल्यू बदल गई। देखिए इधर तेज चल रहा है, इससे धीमा चल रहा है, वैल्यू बदल गई धारा के केस में। इसका मतलब धारा कैसी है, अदिश राशि। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, हम बाद में चीजें करेंगे, नहीं तो अभी